हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का पॉलिटी में प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम पार्ट 2 देखेंगे। यानी आज हम 2019 का पेपर देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो हम जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है एवरी 5 इयर्स, या फिर उसके पहले यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रोप्रिएट समझे तो इसमें वन अभी जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि इनके मेंबर्स और इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करें। तो उसके अनुसार पार्लियामेंट ने ये रूल फ्रेम किया है कि यस, इसमें वन आपके चेयरपर्सन होने चाहिए और 4 मेंबर्स होना चाहिए। तो जो चेयरपर्सन होने चाहिए, चेयरमैन होने चाहिए, उनके पास शुड हैव वाइड एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। सिर्फ यही लिखा हुआ है कि उनके पास पब्लिक अफेयर्स में वाइड एक्सपीरियंस होने चाहिए। 4 मेंबर जो हैं उसमें से एक जो मेंबर होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सच। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ ये हाई कोर्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। जब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका आंसर जो है वो मिल गया, सी मिल गया। अब इसमें देखो, दूसरा मेंबर जो होना चाहिए, अ पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। एक मेंबर तीसरा जो होना चाहिए, अ मेंबर हैविंग अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। और एक जो मेंबर होना चाहिए, जो और मेंबर जो हैं, वो उनके पास जो पब्लिक जो अकाउंट होना चाहिए, गवर्नमेंट अकाउंट और फाइनेंशियल मैटर, तो गवर्नमेंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपका इसमें हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट या के जज, या फिर वन क्वालिफाइड, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो एक मेंबर आपके ऐसे होने चाहिए जिनके पास आपके ये जुडिशियरी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोट द सेंट्रल फीचर ऑफ पोलियार्की। देखो, पोलियार्की जो टर्म है, पोलियार्की टर्म ये आपका जो है, ये रॉबर्ट ए दहल ने इस टर्म को दिया। रॉबर्ट ए, ये इसके अनुसार है, एक तरह से स्ट्रिक्ट सेंस में न तो ये प्रॉपर डेमोक्रेसी है और न प्रॉपर ये मोनार्की है। तो न तो ये आपका फुल रूप से, लेकिन डेमोक्रेसी की तरह एक तरह से लिटिल बिट और टिल्ट है। तो इसका मतलब है, पोलियार्की का मतलब है कि पावर इन्वेस्टेड इन मल्टीपल पर्सन, मल्टीपल पीपल के हाथों में। तो आपका जो कह रहा है कि कौन सेंट्रल फीचर नहीं है, तो गवर्नमेंट इज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। यस, तो ये आपका प्रॉपर जो है, प्रॉपर डेमोक्रेसी उस सेंस में नहीं है, लेकिन जो पोलियार्की का मतलब है कि पावर बहुत लोगों के पास रहेगा, तो सिंगल के पास नहीं है। तो हम एग्जैक्ट इसमें देखेंगे कि नोट अ सेंट्रल फीचर। तो हम यदि कहीं भी एग्जैक्टनेस नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम एटलीस्ट कुछ को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। या तो पावर इज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो ये आप रॉबर्ट दहल का यदि आप देखोगे इनके बुक में, तो ये कहीं ना कहीं इसमें लिखते हैं कि जो आपके पावर होने चाहिए, वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के हाथ में होने चाहिए। राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रेस्ट्रिक्टेड, ये गलत है, यही आपका गलत है, ये नहीं सेंट्रल फीचर है। क्यों? क्योंकि राइट टू रन फॉर ऑफिस रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, तो इसका मतलब वो पोलियार्की नहीं होगा, वो मल्टीपल पीपल में वो आप जो पावर है दे रहे हैं, वो नहीं होगा। तो वो रेस्ट्रिक्ट उसमें नहीं करोगे, वर्चुअली जो होएगा कि ऑल के पास एक तरह से पावर को शेयर करने का ऑप्शन होगा। ऑब्वियसली इन प्रैक्टिकल ऑल विल नॉट शेयर, बट जो थियोरेटिकली है वो ऑल के पास होगा। तो ये राइट टू रन ऑफिस जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो यही आपका गलत हो गया। प्रैक्टिकली ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, यस सही है। देयर इज फ्री एक्सप्रेशन एंड राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट, जो उनके अनुसार है वो ये सारे हैं, ये आपके बी नहीं है। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। तो देखो, अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस ये आपका आएगा। अब देखो, इसमें से पेमेंट ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जो आपके रेवेन्यू हैं, ये रेवेन्यू जो सरकार के आ रहे हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है, ये ये भी आएंगे। तीसरा,
एनी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 117। तो देखो जो मनी बिल आपका है वो 110 आर्टिकल 110 को डील करता है। लेकिन फाइनेंशियल बिल जो आपके है तो कहा जाता है कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, लेकिन ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। तो आर्टिकल 117 में टू है। आर्टिकल 117 का टू पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू। तो यदि पार्ट वन वाला है वो मनी बिल के तरह ट्रीट होगा, लेकिन पार्ट टू जो है वो ऑर्डिनरी बिल के तरह होगा। तो करा एनी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 117 इज नॉट अंडर डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो अकॉर्डिंग टू जो भी ये है कि आर्टिकल 117 कहता है कि जो आर्टिकल 117 का जो टाइप टू का जो बिल है वो आपका ऑर्डिनरी बिल के तरह ट्रीट होता है और वो मनी बिल के डेफिनेशन। तो ये कह रहा एनी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 17 117। तो आर्टिकल 117 के अनुसार सब जो बिल है वो मनी बिल के अंदर नहीं आते हैं। तो ये सी हो जाएगा। Next, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom is a provision of which one of the following of the Constitution of India। तो ये क्या है? ये आपके किस में है? फंडामेंटल ड्यूटीज में। ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत आते हैं। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तो देखो लोक अदालत जो है स्टेट में एग्रीगेट कमांड में जो है हाई कोर्ट्स के अंदर रहते हैं। तो हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और तालुक लीगल सर्विस कमेटी, पंचायत कमेटी के पास ये जो अथॉरिटी नहीं है। जो आप प्रॉपर तरीका से देखोगे कि जो प्रॉपर ये आर्टिकल 39 ए जो है, आर्टिकल 39 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? It provides for free legal aid to the deprived and weaker section of the society and to promote justice on the base of equal opportunity। तो यानी कि इसके तहत जो है ये चीज को प्रोवाइड करने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो क्रिएट किया गया है। और लोक अदालत में वो केसेस आते हैं जो कि जिसमें दोनों पार्टी जो हैं म्यूचुअली एग्री हो सकते हैं कि हम आउट ऑफ द कोर्ट, एक तरह से जो प्रॉपर सेटअप ऑफ कोर्ट है, जो हायरार्की ऑफ कोर्ट है, उसमें देखोगे कि आप कोई भी जो है उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए, उस टाइम को बचाने के लिए दोनों पार्टी के म्यूचुअल कंसेंट से जो है आपका लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फर्स्ट लोक अदालत जो है गुजरात राज्य में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये पंचायत कमेटी के पास इसका अथॉरिटी नहीं है। तो इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है द वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन। तो ये है नॉस्केन जो है नॉक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नागालैंड। और ये जो आपका है ये ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड के ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट में है। और ये 2013 में जो बाई पोल वहां हुआ था उसमें यूज किया गया था। देखो इसमें क्या है, वीवीपैट एक तरह से है कि जो वोटर ने ईवीएम में वोट दिया तो एटलीस्ट उसको ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट दिया है उसी कैंडिडेट को ये पड़ रहा है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो उसमें से कौन चीज प्रोवाइड नहीं किया गया? तो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। यस, ये है। ये आपको राइट टू वर्क इन द सेंस कि आपको कोशिश ये एमजी नरेगा देखो कहीं ना कहीं इसी के तहत तो आया। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में देखो फिर फंडामेंटल राइट्स कुछ जो प्राइमरी एजुकेशन को कर दिया, और पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर, फॉर एग्जांपल हमने अभी लीगल सर्विसेज के बारे में देखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस, आर्टिकल जो आपका 44 है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यस ये भी है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपका इसके अंदर प्रोविजन नहीं है डीपीएसपी के अंतर्गत। तो ये डी ही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैक्स वेबर्स आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज आर करेक्ट। तो कह रहा है कि देखो अब ये एग्जैक्ट जो है आंसर यूपीएससी ही कंसीडर करेगी, लेकिन जो एज पर जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक का है, तो उसके अनुसार ब्यूरोक्रेसी क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड वे है जिसमें कि
जो चीजें चलती है रूल्स के अनुसार, प्रॉपर हायरार्की के अनुसार चलती है। तो मैक्स वेबर जो ब्यूरोक्रेसी के एक तरह से सबसे बड़े प्रोपाउंडर है, उनकी थ्योरी जो है सबसे फेमस है। तो इट रेफर्स टू द डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर। यस, ये प्रबल वर्ग के चरित्र को इंगित करता है। इसमें आप देखोगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी एक पावरफुल वर्ग है। इनफैक्ट कहते हैं ना कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, तो मिनिस्टर्स वगैरह को उतना सबके पास नॉलेज नहीं होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी देखो, मिनिस्टर क्या है, कोई भी हो सकता है, एक 1 ईयर के लिए मिनिस्टर बने, 2 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो सीजनड ब्यूरोक्रेट होते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट देखोगे 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, कुछ लोग 35 ईयर्स प्लस जॉब करने के बाद भी एडवाइजरी रोल में रहते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स के पास जो होता है काफी वास्ट एक्सपीरियंस होता है, उनके पास रूल्स रेगुलेशन सारे चीजों के। तो ये एक डोमिनेट क्लास कैरेक्टर है। ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड, अब देखो उस अनुसार यदि आइडियल ब्यूरोक्रेसी हम देखेंगे तो वो उसके अनुसार नहीं है, बट यही चीज है कि यूपीएससी इस चीज को क्या कंसीडर करती है, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये है। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर्स। यस, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इसका है, एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 1 और 2 बोथ हो जाएगा, तो सी इसका आंसर। Next, which one of the following statements regarding the directive principle of a state policy is not correct? तो देखो डीपीएसपी पर एक और आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो कह रहा है कि स्टेट shall follow the directive principle of a state policy both in the matter of administration as well as in the making of law. Yes, ये जो है मैटर ऑफ लॉ, उसके बाद और जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, दोनों में यूज किया जाएगा। The directive principle of a state policy embody the object of the subject under the Republican Constitution. Yes, ये जो गणतंत्रीय संविधान के ठीक है, तो अंडर द रिपब्लिकन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये किया जा रहा है, तो सही है। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी हैव प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। नो, इन सर्टेन, ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस के कंडीशन में ही ये जो होगा डीपीएसपी जो होगा वो आपका फंडामेंटल राइट पे जो प्रिवेल होगा, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रिवेल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत। नेक्स्ट, डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। यस, ये भी सही है, तो आपका ये सी आंसर जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी? तो लिबरल डेमोक्रेसी का कह रहा है डिफाइनिंग फीचर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स। यस, ये नॉर्मली जो है फॉर्मल और लीगल रूल्स पर आधारित होगा। गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल राइट्स। यस, ये भी इसमें मिलेगा। इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। नो, अनलिमिटेड पावर यदि इसमें दे दोगे आप, पोटेंशियल अनलिमिटेड पावर यदि जो अथॉरिटी है पॉलिटिकल अथॉरिटी उनके पास अनलिमिटेड पावर दे दोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपका लिबरल डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करेगा। वो आपका जो है वो क्या है, वो एक तरह से डोमिनेट होता जाएगा, और जो प्रॉपर तरीका से डिस्पोटिक रूप रूल में ये चला जाएगा, तो ये प्रॉपर तरीका से लिबरल डेमोक्रेसी को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो ओनली 1 और 2 होगा। 11, Kara, which one of the following statement about the Attorney General of India is not correct? He shall have the right to speak in the Houses of Parliament. Yes, इनके पास मीटिंग में हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें के सीटिंग में बैठने का, कमिटी में मेंबर होने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ वोटिंग राइट नहीं है क्योंकि वो मेंबर नहीं है। He shall have the right of audience in all courts in the territory of India in the परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। यस, ये सही है कि कहीं भी ये किसी भी कोर्ट में ये ऑडियंस हो सकते हैं। ठीक है, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड टू अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, ये भी है। ही इज अ होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। नो, ये होल टाइम काउंसिल नहीं है, इस वजह से इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस का छूट है। नेक्स्ट आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द लेजिस्लेचर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना काफी डिफिकल्ट है। इसमें डिफिकल्ट इन द सेंस कि जब तक प्रॉपर लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ोगे तो कहीं कुछ दिया हुआ नहीं, इंटरनेट पे भी आप डायरेक्ट सर्च करोगे इसके ऑप्शन आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे, वो जस्ट बचाए हुए हैं कि क्या। और यदि आप देखोगे तो इसमें काफी, लेकिन इसमें जब लोकसभा के रूल्स को देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसमें है, दिस रिलेट टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड फॉर ओरल आंसर
एट ए नोटिस लेस देन 10 डेज, यानी कि पब्लिक को इंपॉर्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो उसको लेस देन 10 डेज के नोटिस पे आप उसको कोई भी पूछ सकते हैं, तो फर्स्ट सही है। दूसरा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न एग्रीज टू आंसर इट। अब ये देखो, कहीं भी न लक्ष्मीकांत में इस चीज को मिलेगा, न नेट पे सर्च डायरेक्ट करोगे तो इसका आंसर नहीं मिलता, लेकिन यदि आप रूल्स में देखोगे तो ये है। क्योंकि इसमें भी मैं खुद काफी कंफ्यूज था कि पता नहीं ये, क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा था। तो फिर लोकसभा वाले रूल्स में आप देखोगे तो उसमें है कि मिनिस्टर को एग्री होना चाहिए उस टॉपिक का, और अदरवाइज एग्री नहीं होता है तो नॉर्मल क्वेश्चन आर में वो क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो ये नेक्स्ट है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आर नो। इनफैक्ट आप यदि देखोगे कि मैं कोयरा पर पढ़ रहा था फिर या लक्ष्मीकांत में, तो एक तरह से उसमें क्वेश्चन आर वाले में ही इसको दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आर में नहीं पूछा जाता, या तो क्वेश्चन आर के बाद या अप्रोप्रिएट टाइम पे जो आपके स्पीकर ये पूछें। और दूसरा एक और हो सकता है फ्यूचर में ये क्वेश्चन, तो जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है वो किनको एड्रेस होता है, वो सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा को ये एड्रेस होता है। तो इसमें 3 आपका गलत है, तो 1 और 2 इसके सही आंसर है। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू of the 10th schedule of the Constitution of India pertaining to disqualification of members of the parliament and a state legislature. The schedule lays down that elected members may be disqualified on the ground of defection. Yes, जो elected members हैं तो वो कई कारण से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक तो कि पार्टी के अगेंस्ट आप जा रहे हो, पार्टी ने जिस जहां वोट करने कहा है आपने वहां नहीं किया, या अनुपस्थित रहे, या अदर रीजन से एंटी पार्टी एक्टिविटी वोट्स एवर ये में ये की। दूसरा है कि कोई भी मान के चलो कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, या कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो फर्स्ट सही है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ मर्जर विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। ये देखो, ये जो है अप्लाई नॉर्मल नहीं होगा, जब 2/3 मेजोरिटी से ये करते हैं तब नहीं होगा, अडर बाई 2/3 से कम पे करते हैं तो ये अप्लाई होगा, तो यही आपका गलत है। नेक्स्ट है, केसेस ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न्ड, यस सही है। अब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल arbiter इन केसेस वेयर विच रिमेन अनरिजोल्व। यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनिशियली था कि इसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करेगा, जो डिस्प्यूट होगा वो स्पीकर और चेयरमैन फाइनल अथॉरिटी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि नहीं, इस पे आपका जुडिशियल रिव्यू लागू होगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जब लागू हो रहा है तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट फाइनल arbiter है, तो इसका बी आपका जो है गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिस्ट एंड कंटेंट्स इज आर करेक्टली मैच, स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सही है। यूनियन लिस्ट, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियन, सही है। कंकरेंट लिस्ट, लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस, ये सही है, तो 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका, अकॉर्डिंग टू which one of the following plans or reports the decision with regard to the partition of Punjab and Bengal was to be taken on the basis of voting of the members of the respective legislative assemblies। तो ये आपका माउंटबेटन प्लान में, माउंटबेटन प्लान में जब ये हो गया कि अब कंट्री का डिवीजन होना है, तो उसमें ये, चूंकि देखो बंगाल और पंजाब बहुत बड़े प्रोविंस थे, और बंगाल और पंजाब में ये था कि एक पार्ट में हिंदू मेजोरिटी है और दूसरे पार्ट में मुस्लिम मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल बंगाल में ईस्टर्न साइड में जो आज बांग्लादेश है तो उसमें मुस्लिम मेजोरिटी था, और ईस्टर्न ये वेस्टर्न साइड में जो इंडिया के पास है उसमें हिंदू मेजोरिटी। सेम सिचुएशन आपका पंजाब, तो पंजाब में वेस्टर्न साइड में मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन, और ईस्टर्न साइड में जो आज का पंजाब है सिख और हिंदू डोमिनेटेड जो मेजोरिटी पॉपुलेशन, तो उसको जो है रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ये डिवीजन का ये प्रस्ताव रखा गया, तो इसमें माउंटबेटन प्लान में रखा गया। तो इसमें आपके 2019 में 15 क्वेश्चन थे। देखो, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कि यूपीएससी ही फाइनल डिसाइड करेगी कि क्या आंसर उसको कंसीडर करती है, ठीक है। अदरवाइज आपको ये है कि हमें क्वेश्चन देखने हैं और उससे अप्रोप्रिएट पे आने, जहां एकदम कंफ्यूजन हो तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि आपको 100% क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने नहीं है। कुछ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसे एक दो होते हैं जिसपे ना हम अटेम्प्ट करें, तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन कुछ और होता है, फिर यूपीएससी फाइनल जो है उसको कुछ और इंटरप्रेट करके देती है।
तो 1-2 क्वेश्चन तो होते ही ऐसे हैं, लेकिन हमें जो ईज़ी और मॉडरेट ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? फिर बाकी हम और अदर पार्ट्स में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।